हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी सूक्ष्म बीजाणु जनन के बारे में। बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। तो सूक्ष्म बीजाणु होता क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे। सूक्ष्म बीजाणु है क्या? तो सूक्ष्म बीजाणु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है दो शब्दों से मिलकर बना है, माइक्रोस्पोरो और जेनेसिस। यहाँ पर देखिए माइक्रोस्पोरो और जेनेसिस, यहाँ पे एक बार और लगा दे रहे हैं, माइक्रोस्पोरो और जेनेसिस। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटा मतलब लघु, छोटा मतलब लघु, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघु। और जैसे कि अगर बड़ा होगा तो उसको क्या क्या बोलेंगे? विस्तृत बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, ये अगर गुरु बोलेंगे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटा मतलब लघु, लघु। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। स्पोरो, स्पोरो मतलब स्पोर, स्पोर मतलब बीजाणु, स्पोरो मतलब स्पोर, स्पोर मतलब बीजाणु, बीजाणु। स्पोरो मतलब स्पोर और स्पोर, स्पोर मतलब स्पोर भाई, स्पोर मतलब बीजाणु। और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? निर्माण। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन और फॉर्मेशन मतलब निर्माण, निर्माण, निर्माण। अर्थात हम बोल सकते हैं कि लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बता चुके हैं, यहाँ पर लिख भी दिए हैं ताकि आप लोग का समय बचे। अब देखिए, जो लघु बीजाणु जनन है वो निम्नलिखित, जो एक लघु बीजाणु जनन है वो एक जटिल प्रक्रिया है, मतलब थोड़ा कठिन प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया जो निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है, जो हम आगे लिख दिए हैं। तो इसमें देखिए, इसमें पहला चरण होता है। पहला चरण में क्या होता है? यहाँ पर एक हम फोटो लगा देंगे। इसके जो पहला चरण है उसमें क्या होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए। इसके प्रथम चरण में अपरिपक्व परागकोश। परागकोश है तो कैसा होगा? यहाँ पर डाल दे रहे हैं, परागकोश है तो ऐसा होगा। परागकोश ऐसा ही होता है। इसको बोलते हैं फिलामेंट यानी तंतु बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं क्या है? तंतु। और इसको बोलते हैं क्या? परागकोश। परागकोश, परागकोश में ही बनते हैं परागकण। क्या बनते हैं? परागकण। लेकिन देखिए यहाँ पर हम क्या बोले हैं, इसके प्रथम चरण में जो अपरिपक्व मतलब वो अभी विकसित नहीं हुआ है, अपरिपक्व परागकोश होते हैं। अपरिपक्व परागकोश के अंदर बहुत सारे अविभेदित, अविभेदित मतलब जिसको हम लोग बांट ना सके, जिसको हम लोग अलग अलग ना कर सके, जिसको हम लोग विभाजित ना कर सके। एक समान कोशिकीय संरचनाएं विन्यासित होती है। एक समान कोशिकीय संरचनाएं क्या होती हैं? विन्यासित होती हैं, मतलब निकलती हैं। मतलब देखिए, जो परागकोश है इस चरण में अपरिपक्व है, मतलब विकसित नहीं है। और उसमें देखिए, इस चरण में अपरिपक्व परागकोशों के अंदर मतलब जो विकसित परागकोश है, अविकसित परागकोश है, मतलब जो अभी विकसित नहीं हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे एक समान अविभेदित एक समान कोशिकीय संरचना क्या होती हैं? विन्यासित होती हैं, मतलब निकलती हैं बाहर, विन्यासित होती हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, इसका जो दूसरा चरण है इसमें क्या होता है? तो दूसरा चरण में यही होगा। तो इस चरण में अविभेदित जो कोशिकाएं थी, जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते थे, यहाँ पर क्या होंगी? विभाजित होंगी, मतलब अविभेदित होंगी, विभाजित होंगी। समझ में आ रहा है? इस चरण में अविभेदित कोशिकाएं विभेदित होकर क्रियात्मक कोशिका के रूप में, क्रियात्मक कोशिका होता है संरचनात्मक, क्रियात्मक, तो क्रियात्मक कोशिका के रूप में कार्य करेगी, क्रियात्मक कोशिका के रूप में कार्य करेगी। उसके बाद देखिए क्रियात्मक कोशिका के रूप में कार्य करेगी। अब देखिए, अपने अगल बगल की कोशिकाओं को, सबको गलाकर, अपने अगल बगल के जो इसके बगल बगल में कोशिकाएं हैं उनको गलाकर उनसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे। क्या? ऊर्जा प्राप्त करके एक बहुत ही बड़ी और कैसी? चमकीली आर्ची स्पोरियल कोशिका का निर्माण करेंगे। समझ में आ रहा है? एक बार और देख लीजिए। इसका जो दूसरा चरण है, इसमें जो अविभेदित इसमें कोशिकाएं थी, इसमें क्या होंगी? सब विभाजित हो जाएंगे। उसमें विभाजित नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें विभाजित हो जाएंगे और एक क्रियात्मक कोशिका के रूप में
कार्य करेंगे, क्रियात्मक कोशिका के रूप में करेंगे। उसके बाद इसके अगल बगल के अपने अगल बगल के जो यहाँ पर अगल बगल की इसकी कोशिकाएं हैं, अगल बगल के जो इसकी कोशिकाएं हैं, इनको गलाकर इनसे ऊर्जा प्राप्त करके आकार में क्या हो जाएंगी, अत्यधिक बड़ी हो जाएंगी और चमकीली हो जाएंगी। और अत्यधिक बड़ी और चमकीली एक आर्ची स्पोरियल कोशिका का या आर्ची स्पोरियल सेल का निर्माण करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सबसे पहले। अब हम लोग देख लेंगे कि जो आर्ची स्पोरियल सेल है उसका निर्माण हो कैसे रहा है, उसको समझेंगे सबसे पहले। तो इसको मिटा लेते हैं पहले। अब देख लेते हैं जो आर्ची स्पोरियल कोशिका है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो बिल्कुल आसान शब्दों में इसको भी समझ लीजिए, जो आर्ची स्पोरियल कोशिका है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा एंथर के कुछ विशिष्ट विभोजोतक ऊतक। तो एंथर क्या है, ये आप लोग भी पूछेंगे कि एंथर क्या है। तो एंथर जो है उसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश, जिसका संरचना ऐसा होता है, परागकोश। परागकोश में ही परागकण बनते हैं। परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। तो एंथर के कुछ विशिष्ट विभोजोतक ऊतक। अब आप लोग बोलेंगे कि विभोजोतक ऊतक क्या है, जो यहाँ पर दिया है विभोजोतक ऊतक क्या है। तो विभोजोतक ऊतक जानने से पहले आप लोग ये जानिए कि ऊतक क्या है। तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग बोलते हैं ऊतक। कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। अब देखिए जो ये ऊतक है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है विभोजोतक ऊतक और एक होता है अस्थायी ऊतक। विभोजोतक ऊतक वो होता है जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, और अस्थायी ऊतक वो होता है जिसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। अब देखिए विभोजोतक ऊतक है वो 3 प्रकार का होता है। जो अस्थायी ऊतक होता है वो 2 प्रकार का होता है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। अब देखिए सरल ऊतक 3 प्रकार का होता है, जटिल ऊतक 3 प्रकार का होता है। उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर विभोजोतक ऊतक का मतलब जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है। अभी विभाजन कर अत्यधिक कोशिकीय संरचनाओं का क्या करेगा? निर्माण कर लेगा। अत्यधिक कोशिकीय संरचनाओं का निर्माण कर लेगा। अब देखिए उसके बाद अभी बताए हैं अपने बगल की कोशिकाओं के। यहाँ पर 4 कोशिका था, तो अपने बगल के जितने बगल के कोशिकाएं हैं सब, इनको गलाकर इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हुए आकार में अत्यधिक बड़ी चमकीली आर्ची स्पोरियल कोशिका का निर्माण करती है। समझ में आ गया? आर्ची स्पोरियल कोशिका का निर्माण कर लिया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि लघु बीजाणु और परागकण का निर्माण कैसे हुआ, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले, तो जो आर्ची स्पोरियल कोशिका है, जो आर्ची स्पोरियल कोशिका है उस सूत्री कोशिका विभाजन। अब देखिए आप लोग पूछेंगे सूत्री कोशिका विभाजन क्या है। तो सूत्री कोशिका विभाजन को हम लोग एक और बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब क्या हुआ? जब मात्र कोशिका जब विभाजित होगी तो बिल्कुल सेम टू सेम 2 कोशिकाएं समान कोशिकाओं वाली, अपने जैसे समान कोशिकाओं वाली विभाजित होगी, मतलब कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो इसमें 2 द्वारा पृथक कोशिकाओं में बढ़ जाती है। आर्ची स्पोरियल कोशिका सूत्री कोशिका या समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा 2 पृथक मतलब अलग अलग कोशिकाओं में बट जाते हैं। पहला होता है बाहरी बीजाणु जनन कोशिका, दूसरा होता है आंतरिक बीजाणु जनन कोशिका। अगर आप लोग से पूछेगा कि परागकण का निर्माण कैसे हुआ, तो यही आप लोग लिखिएगा। अगर आप लोग से पूछेगा लघु बीजाणु का निर्माण कैसे हुआ, तो यही आप लोग लिखिएगा। दोनों का सेम टू सेम है। अब देखिए पहले देखते हैं बाहरी बीजाणु जनन कोशिका, इसी में आंतरिक बीजाणु जनन भी कोशिका होगा। तो बाहरी बीजाणु जनन कोशिका जो होता है वो बारंबार कोशिकीय विभाजन। अब देखिए जो कोशिका है वो विभाजन करेगा, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 10 होगा, मतलब अपने अंदर विभाजन करता रहेगा। तो जो बाहरी बीजाणु जनन कोशिका है वो बारंबार कोशिकीय विभाजन द्वारा अत्यधिक कोशिकीय संरचनाओं का निर्माण कर लेगी। अब देखिए निर्माण करने के बाद क्या होगा, तो जिसमें देखिए बाहरी कोशिकीय स्तर परागकक्ष, जिसको क्या कहते हैं? परागकक्ष, और आंतरिक परत टेपिटम के रूप में विन्यासित होता है, मतलब बाहर आता है, विकसित होता है। समझ में आ गया? एक बार और देख लीजिए कि इसमें जो बाहरी बीजाणु जनन कोशिका होता है वो बारंबार कोशिकीय विभाजन, मतलब बार कोशिकीय विभाजन। अब जो कोशिका है वो विभाजन करेगा, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 10 होगा, 10 से 20, 20 से 40, मतलब इसी तरह लाखों का मतलब बढ़ जाएगा। तो ये बारंबार कोशिकीय विभाजन द्वारा अत्यधिक कोशिकीय संरचनाओं का निर्माण कर लेगी। अब देखिए जिसमें बाहरी कोशिकीय स्तर जो होता है वो परागकक्ष होता है, और आंतरिक परत जो होता है वो टेपिटम के रूप में विन्यासित होगा। अब आप लोग बोलेंगे टेपिटम क्या है, तो टेपिटम को भी आप लोग समझ लीजिए। टेपिटम जो होता है वो परागकोश के अंदर होता है। परागकोश के अंदर पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार पोषण मतलब भोजन का निर्माण कर लेती है, भोजन का
निर्माण करती है। अब इस टेप्टम के बारे में आप लोग को बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे टेप्टम होता क्या है। तो टेप्टम के देख लीजिए कार्य क्या होता है। तो टेप्टम जो होता है वो पोषण देता है, क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। अभी यहाँ पर लिखे नहीं है, अभी लिख देंगे आगे जाकर, आगे आगे चलकर उसको लिख देंगे, इसको पहले मिटा लेंगे। तो टेप्टम जो होता है वो क्या करता है, वो परागकण को पोषण प्रदान करता है, मतलब भोजन देता है। ये हो गया पहला। दूसरा देख लीजिए इसका कार्य, तो यह स्पोरोलोनिन नामक पदार्थ का निर्माण करता है। अब बोलेंगे स्पोरोलोनिन नामक पदार्थ क्या है, तो सर जो स्पोरोलोनिन नामक पदार्थ जो ऐसा पदार्थ है जो उसको सड़ने से रोकता है, सड़ने से क्या करेगा, रोकेगा, मतलब सुरक्षित रहेगा। तो स्पोरोलोनिन नामक पदार्थ ये हो गया। उसके बाद देखिए ये औषधीय परत का निर्माण कर लेगा। औषधि आप लोग जानते हैं दवाई, औषधीय परत का निर्माण करेगा। अब देखिए इसका कार्य एक और है कि ये हार्मोन्स का भी स्राव करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलन किट कहते हैं। आज जो पोलन किट होता है ऊपर देखिए कि पोलन किट ऊपर जैसे कि जो वो फूल होता है ना, ऊपर जैसे कि मुलायम टाइप होता है, पीला पीला मुलायम टाइप होता है, छूने में थोड़ा मुलायम लगता है। तो जो पोलन किट होता है वो कीड़ों को आकर्षित करता है अपनी ओर, कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये हमारा हो गया टेपिटम का कार्य। अब देखिए इसको हम आगे बता चुके हैं। अब देख लीजिए जो टेपिटम होता है, जो एक टेपिटम है, ये एक पोषण परत है। क्या है, एक पोषण परत है जो अर्धसूत्री बीजाणु को, जो अर्धसूत्री बीजाणु है उसको पोषण प्रदान करता है, मतलब भोजन देता है। और परिपक्व जब वह भोजन दे देगा तो वो एगो परिपक्व मतलब विकसित मतलब थोड़ा विकसित परागकण या लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण करता है। तो यही ना हमको जानना था। हम आगे भी यहाँ पर जाने हैं कि माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्पोरो मतलब बीजाणु, और जेनेसिस मतलब निर्माण यानी फॉर्मेशन यानी निर्माण, मतलब सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म या लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सूक्ष्म या लघु बीजाणु जनन का, लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ है। तो यही तो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब लघु बीजाणु जनन। सो आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो जय हिंद, जय भारत।